घर पे जब कई बार लगता है ना कि सेल्फ स्टडी कर ले, यही हालात होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ते हो सीक्वेंस में आपको पढ़ाया जाता है, थोड़ा मजबूर किया जाता है, इस वजह से आप पढ़ रहे होते हो। वरना बिना मतलब में कभी भी ऐसा मन नहीं करता कि मैं पीछे वाले चैप्टर जाके और मैं रिवीजन कर दूं। ऐसा कभी हिम्मत नहीं निकलती। तो वो मजबूरी में वो तभी होते हैं, कोई पेपर करवाया जाए तब मन कर रहा होता है, पता नहीं क्यों। अब देखो वही चैप्टर यदि कंटिन्यूस चल रहा होता तो आप उतने इंटरेस्ट से पढ़ रहे थे, बट अब ऐसे सोच रहे थे कि सर कब खत्म करके वापस इन्हीं चैप्टरों पे आएंगे जहाँ पे हमें पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि अभी एडीएस का पेपर आ रहा है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या ऐसा वो चैप्टर नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे। कब जब टेस्ट सीरीज चलेंगे तो उनको भी रिवाइज करोगे। तो ये होता है। तो सेल्फ स्टडी में यही दिक्कत है कि अपने आप को मजबूर नहीं कर पाते। यहाँ पे हम कर देते हैं। जो मजबूरी नहीं झेल पाते वो धीरे धीरे एब्सेंट होने लग जाते हैं। वो तो देख ही रहे हो तुम, है। 2-4 दिन कितना परेशान किया था, मैंने कह रहा था धीरे 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 कम हो जाएगा, यहाँ चेयर वहाँ चेयर फालतू है। और अब देखो तुम, 3-3 3-3 के हिसाब से जो माहौल बना पड़ा है। हाँ, बालिकाओं की तरफ तो 4 लाइन के अलावा 3-3 फिर 2 फिर खाली। बालकों भी कहानी यही है, 4-3 4 2 फिर 3 2 2 फिर खाली भी है। तो सब तुम जाओगे उधर। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे। तो अपनी जो बचा है सिलेबस में, इसमें एक तो बड़ा ऑप्टिक्स है जिसके अंदर रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स आता है। उसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स में अपने पास द्वैत प्रकृति है, परमाणु है, नाभिक है और एक सेमी कंडक्टर। चैप्टर वो लास्ट वाले अपने आप में बहुत छोटे छोटे हैं। रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा लोड लेती है। ऐसे नहीं कि थ्योरी बहुत ज्यादा, थ्योरी कुछ नहीं है, लेकिन उसमें वही क्वेश्चन कराते हैं तो वो थोड़े लंबे खिंच जाते हैं कि साइन कन्वेंशन है, तो थोड़ा 1/v 1/u 1/f की कैलकुलेशन करते हुए काफी जोर आ जाता है। सीधे सीधे नहीं जोड़ते ना, पहले उल्टे होते हैं, फिर लघुत्तम लो, फिर लघुत्तम करने के बाद में फिर से उल्टे करो, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। तो अपन पढ़ने का सीक्वेंस ये रहेगा, पहले वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, फिर अपन मॉडर्न निपटाएंगे और रे ऑप्टिक्स को सबसे लास्ट में रखेंगे। हाँ, ताकि जनता जमी रहेगी। हाँ, बहुत सारे को ऐसा लगता है कि ये तो आते ही है। तो अब सबसे बड़ी जो गलती होती है वो यही होती है कि ऐसा लगता है कि अब तो इतना सा ही सिलेबस बचा, कर ही लेंगे। ये मत भूलिएगा कि नीट वगैरह के एग्जाम में सिलेक्शन कराने के लिए 50% सिलेबस से काम नहीं चलता है। वहां पे सिलेक्शन यदि तुम चाहते हो तुम्हारा हो, तो तुम्हें नंबर के बारे में सोचना पड़ेगा, 160 65 70 75 80। जब आपका थॉट प्रोसेस ऐसा होगा तब जाके आपकी बात बनेगी। जब 160 की सोचते हैं, वैसे सी मेहनत चल रही होती है, तो गिरते पड़ते 140 45 पहुंचते हैं, और 180 की सोचते हो तो गिरते पड़ते 170 75 या कभी कभी 80 भी लगी जाते हैं। तो इन चैप्टरों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। यदि सबसे आसान बुक देखी जाए एनसीईआरटी की चारों में से, सबसे आसान बुक है ये चौथी बुक। 11th की 2 और 12th की 2, तो सबसे आसान यही है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि इसी बुक को आप सबसे कम टाइम देते हो, चाहे हमारी तरफ से देख लो चाहे तुम्हारी तरफ से, क्योंकि हम लास्ट में पढ़ा रहे हो, पढ़ा के उसके बाद में कॉन्टेक्ट हट चुका होता है। तुम्हारी यदि बात करूं तो ये ऐसा चैप्टर, ना तो इनके बार बार एफटी होते हैं, ना इनके बार बार टेस्ट सीरीज होती है। ये एक बार रिवाइज एफटी की तो छोड़ ही दो, आपकी एक बार रिवाइज हुआ किसके लिए? एफटी के, एटीएस के लिए आपको पढ़ाया है। पढ़ाने के बाद में टेस्ट सीरीज चल जाती है, वो स्टार्टिंग से आ जाती है, तो तुम वापस इसको छोड़ देते हो। फिर इसकी वापस टेस्ट सीरीज कब आती है? नीट के आसपास, तो फिर वैसे छोड़ देते हो, क्योंकि या तो लग जाता है कि नहीं होगा, और या फिर इतनी हड़बड़ाहट हो जाती है कि कैसे होगा। तो कैसे होगा? तो नए नए तरीके अपनाते हो, और उन नए तरीकों में वापस बेचारे बलिदान इन्हीं चैप्टरों को मिलता है। तो इनको बार बार छोड़ते रहते हो। मुश्किल से साल में आप 1 या 2 बार रिवाइज कर पाते हो, जबकि 1D 2D जैसे चैप्टरों को 5-5 6-6 बार रिवाइज किया। सोचो कि जिस चैप्टर को 5-6 बार रिवाइज करने के बाद भी तुम्हें रिवीजन का दिमाग में आता है, तो ऐसे चैप्टर को तो छोड़ देना बेहतर है। इनको बेचारे मौका तो देख के देखो, क्या पता 3 से 4थे रिवीजन के अंदर आपको ये फील करवा दे कि आपको सब कुछ आ रहा है। तो आप मौका जरूर दीजिएगा और जान लगाइए। इनके चैप्टरों के अंदर आप जितना पढ़ सकते हो आप कॉपी पढ़िएगा, आप
एनसीईआरटी पढ़िएगा, आप एनसीईआरटी मैप देखिएगा, आप मॉड्यूल करिएगा, इसके अलावा टेस्ट सीरीज के पेपर, मतलब जितना ज्यादा मटेरियल कर सके वो इन चैप्टरों का करना है। रे ऑप्टिक्स भी उसमें शामिल है। रे ऑप्टिक्स को आप एक बार साइड में रख सकते हो क्योंकि मुश्किल से आप 2 या 3 क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए आप ऐसा तो नहीं समझे कि वो डिफिकल्ट है। एक रे ऑप्टिक्स को साइड में रखो, उसके बाद तो वेव ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर सबके सब आसान है। यदि एवरेज के हिसाब से 2-2 क्वेश्चन भी देखे जाए तो वेव, फिर 3 ये 5 कितने 10 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने वाले हैं, और 10 से ज्यादा ही भले हो, बट फिर वही आते हैं तो ऐसा लगे तो आप पेपर देख के देख लेना, पता चल जाएगा कितने आते हैं। आओ तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर अब कुछ सिद्धांत के बारे में, थ्योरीज के बारे में चलेंगे। तो पहले थ्योरी देता है कौन है? न्यूटन। न्यूटन की थ्योरी होती है क्या? न्यूटन का आणविक सिद्धांत। वो क्या बताता है कि एक अणु प्रकृति बताता है, बोलता है कि लाइट जो होती है कुछ अणु से कणों से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर कण होते हैं, वो पूर्णतः प्रत्याश टक्कर करते हैं। तो एक कण आया, दूसरे विराम में रखे कण से टक्कर करता है, अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा टक्कर के दौरान दे देता है। याद करो, पूर्णतः प्रत्याश टक्कर और आदर्श, मतलब ये सर्वसम यदि वस्तु होती है तो एक गेंद एम द्रव्यमान की गेंद दूसरी एम द्रव्यमान की गेंद से टक्कर करती है तो अपना संवेग उसको दे देती है, खुद विराम में आ जाती है और दूसरी गति से। सेम कहानी यहाँ पे बताता है। तो कह रहा है इसके छोटे छोटे आदर्श से, और वो भी कैसे? प्रत्याश कणों से मिलकर बनी होती है, जो निर्वात में किस में गति करते हैं? सरल रेखा में। तो आप 10वीं क्लास तक यही पढ़ के आए, जो लाइट होती है वो क्या करती है? सरल रेखा में गति करती है। इस चैप्टर में आके आपको बताएंगे कि आप जो पढ़ा वो थोड़ा गलत पढ़ा। फिर उसके बाद में अणु का आकार जो होता है रंग पर भी निर्भर करता है। कहने का मतलब रेड कलर का अणु छोटा हो सकता है और वायलेट कलर का बड़ा हो सकता है, कि अलग अलग कलर के अणु अलग अलग आकार के हो सकते हैं। ये इसकी थ्योरी थी। फिर उसके बाद में क्या कहता है? इस सिद्धांत से वो परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करने में सक्षम रहता है, जैसा कि अपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा। तो रे ऑप्टिक्स न्यूटन की थ्योरी के हिसाब से ही चल रहा था, वो आपको पढ़ने में आसान था। सरल रेखा की सबसे सरलतम रूप है, नाम से यही है, सरल रेखा सबसे सरलतम। तो उसको पढ़ना, उसको समझना और उसको समझाना सबसे आसान होता है। इसलिए अपन ज्यादातर ऑप्टिक्स का हिस्सा किस में पढ़ लेते हैं? रे ऑप्टिक्स में। और वो क्लास आपके 8वीं से चालू करते हैं। वो 8वीं में पढ़ाते हैं, फिर आपको 10वीं में पढ़ाते हैं, और फिर से आपको 12वीं में पढ़ाते हैं। तब तक आपके पास लेंस मिरर काफी आसान साबित हो जाते हैं, जबकि वे ऑप्टिक्स आप जाके 12th में एक चैप्टर में पढ़ते हो और फिर आप भूल जाते हो उसको। इससे क्या क्या व्याख्या नहीं कर पाए थे? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश विद्युत का प्रभाव तथा कॉम्पटन का प्रभाव, इनकी व्याख्या नहीं करी थी। हालांकि आपको पता है कि मतलब ये परावर्तन अपवर्तन रे ऑप्टिक्स में पढ़ चुके होते हैं। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण अपन इस चैप्टर में पढ़ते हैं, और फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन के लिए अपन किस चैप्टर में जाते हैं? मॉडर्न फिजिक्स में एंट्री करते हैं। फिर हालांकि न्यूटन अपनी थ्योरी से यह भी नहीं समझा पाया कि विरल माध्यम में चाल अधिक क्यों होती है और सघन माध्यम में चाल कम क्यों होती है। सोचने, यदि उसके हिसाब से सोचा जाए तब तो कहानी ऐसे हुई कि वो कहता है कणों की आवश्यकता होती है, जहां जितने कण है वहां पे उतनी क्या होगा? माध्यम की आवश्यकता, मतलब कण जितने ज्यादा उतने ही क्या होंगे? एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा का स्थानांतरण ज्यादा होगा। तो उसके हिसाब से तो चाल सघन में ज्यादा होनी चाहिए थी और विरल में कम होनी चाहिए, लेकिन उसका ये मानना बिल्कुल गलत था। ये तो साफ साफ उसी टाइम साबित हो गया था कि हमने एक टॉर्च ली, टॉर्च को मैंने ऐसे जलाया, टॉर्च को ऐसे जलाई, ये दीवार है, ज्यादा मोटी तो है नहीं, 4-5 एंगल की दीवार, तो यहाँ से अपन टॉर्च जलाई। यदि कणों की संख्या जहां है वहां स्पीड ज्यादा होती तो सीधी सीधी इसी में से आर पार हो जाती, जबकि आपको पता है यहाँ टॉर्च जलाने से लाइट पहले दरवाजे में जाती है और दरवाजे से बाहर की तरफ पीछे पहुंचती है। यही तरीका होता है, सीधी सीधी आर पार नहीं होती। तो माध्यम के कण यहाँ पे ज्यादा थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो न्यूटन की ये कहानी कुछ गलत हुई। लेकिन कुछ चीजों को समझाने, परावर्तन और अपवर्तन जो डेली लाइफ में हो रही आपकी घटनाएं बार बार, उनको समझाने में वो सफल रहा। इसलिए छाया का बनना भी वो समझा पाया था। वो कहता है कि ऐसे है कि अब यहाँ से आर पार नहीं हो रहा तो पीछे अपने आप लाइट नहीं जा रही तो क्या बन जाएगी? छाया बन जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद में अपन तरंग सिद्धांत आता है, और तरंग सिद्धांत को बड़ा योगदान जाता है हाइजेन को। तो हाइजेन क्या बताता है? हाइजेन प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में जानकारी देता है। कहता तरंग प्रकृति होती है।
तरंग प्रकृति को लेके अपन परावर्तन अपवर्तन, मतलब किरण वाला तो समझा ही पा रहे थे, साथ के साथ परावर्तन मतलब ये समझा ही पा रहे, साथ के साथ व्यतिकरण विवर्तन इनकी भी वो व्याख्या कर पाया। ध्यान रहे ध्रुवण जो होता है वो तरंग से मतलब इस हाइजेन से कोई लेना देना नहीं था। ध्रुवण तो अपन देखा जाए तो किसके अंदर वहां पे भी पढ़ा था, इसके अंदर रस्सी तरंग वगैरह के बारे में बात की थी, वो तो अपन विद्युत चुंबकीय तरंगों के टाइम ही अपने पढ़ लिया था। तो ध्रुवण तो क्या होता है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति से कोई मतलब नहीं था। ध्रुवण अपन पहले पढ़ लिया, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हैं, एक घटक का अवशोषण हो जाता है, इसी घटना को क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। तो इसका मतलब इससे कोई लेना देना नहीं था। ये भी समझा पाया कि सघन की तुलना में विरल में चाल अधिक क्यों होती है जी। तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव को नहीं समझा पाया, इसलिए हमें आगे और बढ़ना पड़ा और तब आया क्वांटम सिद्धांत। देखो प्रकाश के अलग अलग सिद्धांत चल रहे हैं, ये भी माना ये भी माना ये भी माना। क्वांटम में माना कि ये क्या होता है, कणों से मिलकर बना होता है, उन कणों को नाम दिया फोटोन। तो यह सिद्धांत क्या बता पाता, प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव को समझा पाए। अब फाइनली सवाल आता है कि तो फिर प्रकाश की प्रकृति कौन सी है, तो जवाब भी यही है कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत है। वो तरंग भी हो सकता है और कण भी हो सकता है, जगह जगह के हिसाब से। यदि मैं ऐसे कहूं कि प्रकाश आता है और मेरे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन चल के बाहर चला जाता है, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन से प्रकाश ने क्या की होगी, उसके साथ कोई अन्योन्य क्रिया की होगी। और आपको पता है कण कण के साथ अन्योन्य क्रिया करता है और तरंग, तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो पक्का क्या था, कण था। इसका मतलब प्रकाश को मानना पड़ा हमें कणीय प्रकृति मानना पड़ा। ठीक है, बाकी तरंग तो अपन खूब सारी बताएंगे, व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण में क्या थी, वो तरंग ही होगी। अब अपन इसी चैप्टर को यहाँ पे पढ़ना है, तो इससे आगे पढ़ने के लिए आप छोटी छोटी चीजों की जरूरत पड़ी। पहला आया तरंगागर, नाम से ही पता चला तरंग का अग्रभाग जो है वो क्या कहलाता है, तरंगागर कहलाता है, तरंग का अग्रभाग। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, और भी काफी सारी चीजें होती। तो कुछ भी नहीं है, जैसे अपने पास समविभव पृष्ठ हुआ करता था वैसे ही आप समझना है तरंगागर क्या होता था, समविभव पृष्ठ। वैसे ही क्या समझना है, समविभव पृष्ठ के बारे में क्या जानते थे, एक ऐसी पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पे विभव समान होता था, या मैं ऐसे कह दूं सम विभव वाले बिंदुओं का बिंदु पथ समविभव पृष्ठ होता था। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। इसमें क्या कहा जाता है कि बहुत सारे कण जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, अपनी अपनी स्थिति पे क्या कर रहे होते हैं, कंपन कर रहे हैं। तो जो जो कण समान कला में कंपन कर रहे हैं, जो जो कण समान कला में कंपन कर रहे हैं, उनका बिंदु पथ क्या कहलाता है, तरंगागर कहलाता है। या फिर मैं ऐसे उल्टा बोल दूं, तरंगागर पर स्थित, तरंगागर पर स्थित सभी कण जो होते हैं वो समान कला में क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। और मैं कहूँ यही आपके लिए ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपको उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्यों आया क्यों काम में लेंगे वो आगे धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो एक तरंगागर के कॉन्सेप्ट से वो वेव थ्योरी को आगे लेके जाएगा, समझाएगा। तो क्या कहा जाता है कि एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण क्या करते हैं, समान कला में, समान कला का मतलब साथ ही माध्य साथ चरम, साथ माध्य साथ चरम, साथ माध्य साथ चरम पे दोलन कर रहे होते हैं, और उनको कहा जाता है, मतलब इस पृष्ठ को कहा जाता है तरंगागर कहा जाता है। ठीक है, तो तरंगागर के लंबवत दिखाया जाता है किसको, प्रकाश किरण को। तो अपन जैसे तरंगागर मेरे पास ऐसे है, तो प्रकाश किरण इसके क्या होगी, लंबवत होगी। तरंगागर जैसे समविभव पृष्ठ वैसे ही बिंदुवत कण की तरह, बिंदुवत कण की वजह से कैसा होगा, गोलाकार होगा, रेखीय की वजह से बेलनाकार। और उसको बिंदुवत को या रेखीय को बहुत दूर से देखते हैं तो लगभग कैसे, ये कैसा है अभी गोलाकार, इसका ये हिस्सा समतल। समझ रहे हैं, बढ़िया। स्रोत, बिंदुवत स्रोत गोलाकार का क्या होता है, बिंदुवत स्रोत जैसे बल्ब होता है, बेलनाकार का रेखीय स्रोत जैसे ट्यूबलाइट होता है, समतल इन्हीं को बहुत दूर से देखते हैं तो तब जाके क्या बन जाता है, लगभग समतल बन जाता है। डायग्राम अपने पास ऐसे बनेंगे। यहाँ पे देखो पहले क्या बनाते थे, समविभव पृष्ठ, और ये हुआ करती थी
विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यहाँ हो गया प्रकाश किरण और ये हो गया समविभव पृष्ठ, ये समविभव पृष्ठ, ये रेखाएं, ये समविभव पृष्ठ और ये रेखाएं। तीव्रता, तीव्रता क्या लिखते हैं? एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय पर गिरने वाली ऊर्जा, ऊर्जा बटा समय, पावर, तो अपन कह देंगे शक्ति बटा क्षेत्रफल, शक्ति बटा क्षेत्रफल। तो बिंदुवत की वजह से क्षेत्रफल गोले का, गोलाकार 4 पाई आर स्क्वायर, रेखीय का 2 पाई आर एल। तो देखो यहाँ की तीव्रता आर स्क्वायर के व्युत्क्रमण अनुपात, यहाँ पे आर के और यहाँ पे निर्भर नहीं करते। अब सोचो कि बहुत दूर चला गया, ऐसे समतल प्रकाश आ रहा है, समतल प्रकाश यही तो बता रहा है कि इनके बीच की दूरी सभी जगह समान समान है। इसका मतलब ये समरूप है, समरूप होने का मतलब है क्या है? तीव्रता सभी जगह समान है, तो तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती। आयाम, आयाम के बारे में जानते हैं अपन, आई के रूट के व्युत्क्रमण अनुपात, सॉरी समानुपात। तो अपन क्या करेंगे, आर की बात करें तो देखो इसका रूट करते ही आर के व्युत्क्रमण अनुपाती, इसका रूट करते ही रूट आर के व्युत्क्रमण अनुपाती, और ये निर्भर यदि प्रारंभ में समीकरण थी y बराबर a नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि तरंग है तो कैसी तरंग होगी? परगामी, परगामी है तो समीकरण t और x का फलन होगा। तो थोड़ी देर बाद में आयाम चेंज हो गया, r दूरी पर कितना हो जाएगा? यदि बिंदु है तो भाई, यदि रेखीय है तो, और यदि समतल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वापस देख लीजिएगा थोड़ा एक, तो न्यूटन का कौन सा सिद्धांत था? आणविक सिद्धांत। वो क्या कहता है? प्रकाश बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है, वो कण आदर्श होते हैं, वो कण पूर्णतः प्रत्याश टक्कर करते हैं, टक्कर के दौरान ऊर्जा और समय का आगे से आगे, और ये कहानी सेट भी हो जाती है क्योंकि ऊर्जा और समय दोनों ही क्या होते हैं? आगे आगे स्थानांतरित होते हैं। जबकि अपन ने पढ़ा कि यदि ऊर्जा स्थानांतरण और समय की स्थानांतरण तरंगे भी करती है, लेकिन तरंगों के अंदर वहां पे कोई कण नहीं होते, लेकिन इसने तो कहा कि कण होते। फिर उसने कहा कि इन कणों का आकार जो है, ये थ्योरी चल रही थी क्योंकि बहुत सारी चीजें समझाने में दिक्कत आती थी, तो इसने ये भी कह दिया कणों का आकार रंग पर भी निर्भर करेगा। फिर इसने बताया कि ये क्या क्या व्याख्या कर पाया? परावर्तन तथा अपवर्तन क्या नहीं कर पाया? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव जो आगे पढ़ेंगे ये नहीं कर पाया। ये भी नहीं बता पाया कि विरल में चाल ज्यादा होती है और सघन में कम होती है, मतलब ये समझा नहीं पाया। इसकी थ्योरी तो ठीक उल्टा बता रही थी। फिर हाइजन आता, हाइजन ने क्या बताया? कैसा सिद्धांत होता है तरंग, इसलिए तरंगागर की सहायता से काफी कुछ एक्सप्लेन आगे करेगा। इसका सिद्धांत जो था वो व्यतिकरण विवर्तन को समझा पाया, लेकिन अभी भी दिक्कत आई क्वांटम और प्रकाश विद्युत को, ये भी नहीं समझा पाया। इसके लिए हमें आगे पहुंचना पड़ा क्वांटम फिजिक्स, जिसको आजकल अपन मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि अभी भी रिसर्च उसमें चल रहा है तो इस वजह से उसको मॉडर्न फिजिक्स के भी जाना जाता है। तो क्वांटम फिजिक्स में नाम से ही पता चल रहा है, क्वांटा मतलब वहां पे फोटोन थ्योरी आती है और माना जाता है प्रकाश मिलकर बना होता है फोटोन से। फोटोन एक कण होता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि वो कैसे से चलता है और कैसे करता है। इससे प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्वांटम प्रभाव की आप व्याख्या कर पाए। इन सभी चीजों को दिमाग मतलब जोड़ते हुए समझ में आता है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है और ये आपको मानते हुए चलना पड़ेगा। फिर अपने पास आता तरंगागर। तरंगागर कुछ नहीं है, एक काल्पनिक पृष्ठ है जिसपे स्थित सभी कण समान कलांतर कंपन करते हैं, दोलन करते हैं, उनके अंदर कलांतर जीरो है। ये तरंगागर गोलीय भी हो सकते हैं, बेलनाकार हो सकते हैं और समतल भी। गोलीय बनते हैं बिंदुवत स्रोत से, रेखीय बेलनाकार बनते हैं रेखीय स्रोत से, और एक समांतर पुंज आता है वो बनाता है समतल। तो वो कैसे बनते हैं? बिंदुवत या रेखीय से बहुत दूर चले जाइए, ठीक है। फिर बात करी तीव्रता। तीव्रता होती है शक्ति बटा क्षेत्रफल। तो बिंदुवत की तीव्रता P बटा 4 पाई आर स्क्वायर, रेखीय की P बटा 2 पाई आर एल, और समतल की तो आर पे निर्भर करती ही नहीं है। वहीं पे आयाम की बात करें तो रूट आई के समानुपाती, तो बिंदुवत की आर के व्युत्क्रमण अनुपाती, उसका रूट आर के व्युत्क्रमण अनुपाती और समतल का। इस वजह से आप समीकरण भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल काम था, लेकिन चीजें आपको सभी की सभी जानकारी रखनी पड़ेगी, किसी चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते आप। अब आता है हाइजन का
सिद्धांत। अब आते हैं अपन हाइजन। अभी तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि अपन आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो अब अपन ने पढ़ने जा रहे हैं क्या, तरंगे प्रकाशिकी, मतलब प्रकाश की कौन सा सिद्धांत, मतलब कौन सी प्रकृति, तरंग प्रकृति। और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो हाइजेन का था, तो हाइजेन से ही शुरुआत कर लेते हैं। हाइजेन का सिद्धांत आता है और हाइजेन क्या कहता है, क्या बोलता है, एक बिंदु रेखे कोई भी हो एक तरंगागर बनाता है, ठीक है। अब तरंगागर पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत की, और यही कहानी है जिससे आगे से आगे ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो क्या होता है, तरंगागर पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत की तरह व्यवहार करता है। वो स्रोत फिर से क्या फैलाएगा, चारों तरफ तरंग वगैरह फैलाता है। तो अपन कहते हैं उसको कहा जाएगा द्वितीय तरंगिका। द्वितीय तरंगिका, तरंगागर बाद में आएगा। तो प्रत्येक बिंदु नए स्रोत की तरह व्यवहार करता है और उसको कहते हैं द्वितीय तरंगिका। अब वो द्वितीय तरंगिकाएं जो बनेंगी उनके एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और वो आगे वाला तरंगागर बताएगा। फिर से उस पे क्या बनेंगे, अलग अलग स्रोत बनेंगे। वो स्रोत जो बनाएंगे वो फैलाएंगे फिर क्या, तरंगिका, और तरंगिकाओं के फिर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो तरंगागर। और ऐसे करते करते तरंगागर आगे बढ़ता रहता है और इसी की सहायता से ऊर्जा और संवेग का स्थानांतरण होता रहता है। मैं बताऊंगा पहले आप अभी। तो कैसे ही मान लीजिए ये बिंदुवत स्रोत है, तो इस बिंदुवत स्रोत की तरह से गोलाकार तरंगागर बनेगा। तो मान लीजिए मैंने कह दिया कि ये गोलाकार तरंगागर ऐसे बन गया, उसका छोटा सा हिस्सा ले लेता हूँ, ठीक है। अब इस पर स्थित ये एक नया स्रोत, ये एक नया स्रोत, और ये भी एक नया स्रोत, और ये भी एक नया स्रोत हो जाएगा। नया स्रोत है तो फिर से बिंदुवत है, बिंदुवत तो क्या बनाएगा, तरंगागर बनाएगा। तो ये इस हिसाब से, लेकिन इनको तरंगागर नहीं तरंगिकाएं कहेंगे, ताकि आपको दिक्कत ना आए, वरना फिर तरंगागर ही तरंगागर हो गए तो आगे वाले को क्या बोलोगे। तो इसको मैंने क्या कह दिया, द्वितीय तरंगिका। ये सभी दिशाओं में क्या चलते हैं, तरंग की चाल से चलते हैं। मान लो निर्वात तो प्रकाश की चाल से, तो टी समय में यहाँ चली सीटी और इधर भी चली सीटी, इधर चली सीटी, इधर चली। अब अपन क्या करेंगे, ये तरंगिकाएं हैं उनके में क्या खींचूंगा, स्पर्श रेखा, ये क्या बनेगा, तरंगागर। लेकिन ये यदि अपने पास प्राथमिक था तो इसको कहेंगे द्वितीय। और ये कहानी ऐसे नहीं है यहाँ पे खत्म हो गई, ये कहानी आगे से आगे चलती रहती है। जैसे जैसे दूर जाता जाता हूँ तो आपको ये पता चलेगा। अभी तो मैं बना तो नहीं सकता इतने सारे, दूर जाऊंगा तो ये बताओ कैसा दिखने लग जाएगा आपको, समतल। तो आपको वो जरूर बता सकता हूँ, ये ऐसे दिखेगा, फिर इस पे, फिर ये क्या हो गया, तरंगिका तरंगिका तरंगिका, और तरंगिका के स्पर्श रेखा खींचने से तरंगागर। हालांकि आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा, बट आना चाहिए कि इधर खींचा तो इधर भी तो एक है तरंगागर और इधर भी एक है तरंगागर। तो इस वजह से कहानी थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो हाइजेन भी ऐसे ही बच के निकल लेता है, लेकिन आगे जाके उससे भी पूछ लिया जाता है कि ऐसा क्या किया तूने, इधर क्यों नहीं दिखाया। तो वही बात हो जाती है ना, कई बार ऐसे फंडा दे के चले जाते हैं, फिर अगले से आप पूछ लेते हो ये, फिर वापस पीछे जाते हैं कि देखते हैं। तो हालांकि वो समझा तो नहीं पाया था। तो आप मान लो किसी स्टूडेंट से ही सवाल पूछ रहे हो आपस में, और कई बार वो नहीं समझा, तो आप ऐसे जज मत किया करो कि अच्छा तेरे को यही नहीं आया, चाहे वो टीचर हो चाहे कोई भी। तो ऐसे कि यहाँ तक बड़े बड़े हाइजेन जैसे लोग भी नहीं समझा पाए। तो हाइजेन देखने कितनी गंदी सी थ्योरी देता, हालांकि अब एक्सप्लेन हो चुका है, बट वो तो नहीं समझा पाया था, फिर भी इतनी इज्जत से अपने पढ़ रहे होते उसको। तो वो क्या कहता है कि इधर वाले के बारे में वो भी जानकारी नहीं देता। उसको कहा कि फिर तेरे स्पर्श रेखा के हिसाब से तो तेरे पीछे भी तरंगागर बनना चाहिए, और पीछे तरंगागर बनना चाहिए तो ऊर्जा का स्थानांतरण इधर भी होना चाहिए। आप तो कहते हो कि तरंग प्रकाश इधर जा रहा है और तुम्हारे हिसाब से तो क्या करना चाहिए, पीछे। तो फिर ये पीछे जाएगा आगे जाएगा। तो वो बोलता है कि द्वितीय तरंगिकाएं जो होती है इनका आयाम जो होता है वो समरूप सभी दिशाओं में समान रूप से विभाजित नहीं होता। ठीक है, बोले मान लिया, और फिर उसमें और बच के निकल लेता, बोले मान लिया। अब कहता है कि पीछे की तरफ कुछ आयाम जाता ही नहीं है, पूरा का पूरा आयाम आगे। अब उसने पहले तो यह मनवा दिया कि तुम मानो कि वो सभी दिशाओं में समान नहीं है, और फिर ये कह दिया कि यदि आयाम ऊर्जा समान नहीं, आयाम समान नहीं है तो ऑब्वियस बात ऊर्जा भी समान नहीं। तो पीछे की तरफ ऊर्जा 0 बोल लेता है, पूरे की पूरी ऊर्जा काम आ लेता है आगे। बोले अब हाँ आगे आगे ट्रांसफर होता जाएगा। तो ये इतना तो कौन नहीं बेवकूफ बनने वाला था, बट
कोई ऑप्शन नहीं था। हाँ, आगे जाके उसकी अच्छे से बिल्कुल यथार्थ तरीके से हो गया, बट वो अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो उसकी लाइन जरूर लिख दूंगा मैं यहाँ पे। तो क्या प्राथमिक तरंगागर परिस्थिति, तो आपको जैसे जैसे बोलूं वैसे सोचते जाना किस चर्चा चल रही है। प्राथमिक तरंगागर मतलब जो मूल तरंगागर जो बना, परिस्थित प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं तथा इनसे उत्पन्न विक्षोभ द्वितीय तरंगिकाएं कहलाती है। इसको इंग्लिश में वेव लेयर्स कह देते हैं। द्वितीय तरंगिकाएं सभी दिशाओं में तरंग की चाल से चलती है। कह रहा है इन तरंगिकाओं के आगे की ओर खींची गई स्पर्श रेखा नए तरंगागर, जिसे आप कह देंगे द्वितीय तरंगागर। अब द्वितीय प्राथमिक कुछ नहीं, जो पहले वाला होता है उसको प्राथमिक, द्वितीय को द्वितीय ऐसे बोल देते हैं। बाकी का तो आगे से आगे कहानी है तो चलेगी, ऐसे तृतीय चौथी कोई से नाम नहीं है। हाइजेन का सिद्धांत ज्यामितीय संरचना पर आधारित है, मतलब ये स्ट्रक्चर अपने पास ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर पे, कंस्ट्रक्शन पे डिपेंडेंट है कि आप पीछे वाला तरंगागर यदि पता है तो आप आगे वाला बता सकते हो। मतलब आप पास पता है तो उसका क्या बता दोगे, फ्यूचर बता देते हैं। तरंगागर की बात कर रहे हैं कि पहले ऐसा था तो आगे इसके साथ क्या होने वाला है बताएंगे, अभी डायग्राम भी बनाएंगे, जिनकी सहायता से किसी भी समय तरंगागर बना सकते हैं यदि इससे पहले तरंगागर के बारे में जानकारी हो तो। तरंगागर मैंने ऐसे बनाया, ये एक रेखीय स्रोत है, उससे मानो एक तरंगागर बना जिसको मैंने नाम दे दिया प्राथमिक तरंगागर। इससे ये सभी नए स्रोत की तरह व्यवहार करे और इसने क्या बनाया, तरंगिकाएं बनी। तरंगिकाएं क्या, खींची गई स्पर्श रेखा नया या फिर द्वितीय तरंगागर बता दिया। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ये थोड़ा सा मतलब एनसीईआरटी में ऐसी चर्चा करता है तो मैं यहाँ पे समझा दूं वो क्या कह रहा होता है। वो कहता है ये कहानी टी बराबर 0 की है, तो थोड़ी देर बाद में टो टाइम या टी टाइम जो भी लिखें, तो टो टाइम पे ये जो है वो प्रकाश की चाल से चल रहा है तो यहाँ पहुंच जाएगा और इधर भी है या, इसलिए ये तरंगिकाएं तो सभी दिशाओं में समान चाल से चल रही होती है। तो आप टी बराबर 0 पे ये पहुंची तो फिर से क्या बन जाएगा, एक गोला बन गया, गोला बन गया, गोला बन गया। गोले के आगे की तरफ स्पर्श रेखा खींची तो द्वितीय तरंगागर, और ये कहानी आगे चलती रही, तरंग संचरण ऐसे चलता रहा और आगे जाके ये समतल हो जाएगा और ये फिर से ऐसे। ठीक है, अब इसकी कमियां क्या रहेगी, कमियां क्या रही, हाइजेन सिद्धांत के अनुसार पीछे की और भी एक तरंगागर बनता है जो कि वास्तव में तो नहीं होता। वास्तव में तो प्रकाश क्या करता, आगे आगे ही ट्रांसफर होता, पीछे की तरफ वापस नहीं जाता। हाइजेन ने बताया कि द्वितीय तरंगिका का आयाम सभी दिशाओं में समान नहीं होता, तो अधिक आयाम आगे की तरफ होता है, पीछे की ओर क्या मान लिया उसने, शून्य। तो ये बोल के उसने कह दिया कि तरंगागर कहाँ चलना चाहिए थे, आगे ही चलना चाहिए। तो ये सही बात नहीं थी, ये इसने आर्ग्यूमेंट दिया अपना। हालांकि आगे जाकर इसकी यथार्थता के साथ व्याख्या कर दी गई। तो वापिस हाइजेन सिद्धांत, मतलब आपको बैठे रहने चाहिए दिमाग में। हाइजेन ने क्या बताया, क्योंकि लाइनें याद करने से काम नहीं होता। लाइनें मुझे ध्यान है आपने 12th में भी याद की होगी, मैंने भी की है। हाइजेन का सिद्धांत याद होना चाहिए। मुझे पता कि मेरे को 1% भी नहीं पता था हाइजेन ने क्या कहा हकीकत में, लेकिन मुझे लाइनें पूरा पता था क्योंकि हाइजेन ने बताया कि एक तरंगागर बनता है, तरंगागर का प्रत्येक स्थित स्रोत नए स्रोत की तरह व्यवहार करता है, फिर वो क्या करता है, दोबारा तरंगिकाएं बनाता है और फिर आगे जाके तरंगागर बनता है। ये लाइन पूरी लिख रखी थी, 4-5 लाइन लिख के नंबर अच्छे खासे मिल जाया करते थे। तो आप उस पे मत जाइएगा कि मुझे लाइन याद है कि नहीं है, आप ये जाइएगा कि वो क्या कह रहा हूँ। जो अभी मैंने डायग्राम बनाया था वो डायग्राम इनके साथ साथ दिमाग में चलता रहा तो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो कोई भी चाहे बिंदु हो चाहे रेखी हो, कोई भी एक तरंगागर बनाता, तरंगागर के बारे में जानकारी दे दी कि ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसका सभी समान कला में दोलन कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब बाकी का समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हो। ये बिंदु था, इससे क्या हुई, एक रेखा निकली, रेखा निकली, रेखा निकली, सभी ने समान समान पथ तय किया। पथ तय किया तो पथांतर कलांतर भी, तो ये ऐसे बन जाएंगी। अब तुम सोच रहे हो कि ये वाले समान कला में होंगे, और ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता ऊपर वाली ज्यादा चली है और ये नीचे वाली भी ज्यादा चली है और बीच वाली, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, पथांतर आने से कलांतर भी। तो ये सोच समझ के ही बनाए हुए, कोई ऐसा नहीं कि रट्टा लगाने वाले थे। तो उसने कहा कि कोई भी बिंदु हो चाहे रेखी हो, ये तरंगागर बनाएगा, तरंगागर पे स्थित प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत, मतलब ऐसे लगता है कि वो भी एक स्रोत है, चाहे वो बल्ब या ट्यूबलाइट, तो बिंदु स्रोत की तरह
बिंदु स्रोत है तो वापस अपना तरंगागर बनाता, लेकिन उसको तरंगागर नहीं, वरना कंफ्यूजन होता है, उसको कहेंगे द्वितीय तरंगिका। जैसे तरंग बनाता तो उसको कह दिया तरंगिका, फिर उसको कहता तरंगिकाओं के स्पर्श रेखा खींचते हैं ताकि वो वापस क्या बता पाए। सिंपल सी बात थी बोलने में, तो बोलने में ये सिंपल सी थी कि भाई ये इतना, ये क्या हुआ, समान 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 चल दिया, इसका मतलब आगे वापस जो बिंदु मिलेंगे उनका कलांतर है, मतलब वापिस जो बिंदु लगेंगे समान समान कला है उनकी, तो वापिस क्या बन जाएगा एक तरंगागर। तो कहते हैं तरंगिकाओं के खींची गई स्पर्श रेखा तरंगागर, जिसे द्वितीय के तरंगागर कहते हैं जी। ठीक है, ये ज्यामितीय संरचना कंस्ट्रक्शन पे डिपेंडेंट है कि मतलब पीछे का पता तो आगे का तरंगागर बना देंगे। इसकी कमियां थी, कमियां ये थी कि तरंगिकाओं के पीछे की तरफ भी स्पर्श रेखा खींची जा रही थी, तो लगा कि तरंगागर पीछे भी जा रहा है, जबकि वास्तव में तो प्रकाश केवल आगे ही गति करता था। उसने समझा तो दिया था, मतलब अपना आर्ग्यूमेंट तो दे दिया, उसने कहा तरंगिकाओं का सभी दिशाओं में आयाम समान नहीं होता, ऊर्जा समान नहीं होती, पीछे की तरफ कह रहा है आयाम जीरो, मतलब ऊर्जा भी जीरो, आगे की तरफ आयाम मैक्सिमम तो ऊर्जा भी मैक्सिमम, तो ऊर्जा केवल कहाँ ट्रांसफर होगी, आगे आगे होती रहेगी। ठीक है, जो अभी मैं बता रहा था कि कंस्ट्रक्शन वाला, वो देखो मैं डायग्राम में अलग से बना देता हूं। जैसे ये मिरर है और मिरर में ये एक प्रकाश समांतर पुंज है, बताओ इसका तरंगागर कैसा होगा, समतल होगा समतल। फिर परावर्तन के पश्चात ही समतल ऐसे आपको यही कह रहा है, ज्योमेट्री वाली कह रहा है पहले यदि समतल है, क्वेश्चन बोलता है पहले यदि समतल है तो बताओ समतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात तरंगागर कैसा होगा, क्या समतल ही होगा, बिल्कुल समतल होगा। तो इसीलिए अपन पहले की जानकारी थी तो आगे का बता दिया। चलो मैं ऐसे कह रहा हूं कि अपवर्तन से पूर्व है तरंगागर जो था समतल था, तो बताओ अपवर्तन के पश्चात कैसा रहेगा। तो ये मैंने एक प्रकाश पुंज लिया, इसका तरंगागर समतल होगा ऐसे, अब इसके पश्चात क्या होगा, इसका अपवर्तन हो जाएगा, ऐसे भी दूर या पास ऐसे कुछ भी हो सकता है, वापिस इसका तरंगागर आपको साफ साफ दिख रहा है कि समतल होगा, कह सकते हैं। ठीक है, एक समतल दर्पण, सॉरी एक अवतल दर्पण है, उससे पहले तरंगागर समतल है, तो बताओ अपवर्तन के पश्चात, सॉरी परावर्तन के पश्चात, तो ये समतल है, इसका मतलब प्रकाश पुंज कुछ ऐसा आ रहा होगा, तो बताओ आप क्या बनेगा इसका, खुद ही बताओ, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। परावर्तन के पश्चात तरंगागर कैसा होगा, टकराइए कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाला पुंज परावर्तन के पश्चात फोकस पे मिलता है, तो ये कैसा बनेगा, गोलाकार। तो बता सकते हो पहले कैसा था, समतल था, तो परावर्तन के पश्चात। तो चलो मैं अगला सवाल है कि उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात समतल तरंगागर कैसा बन जाएगा, सोच पा रहे हो। तो ये तो ऐसे जाएंगी, कहाँ पे मिलेंगी, ऐसे मिलती प्रतीत होंगी, कहाँ पे, फोकस पे। तो इसका तरंगागर फिर से गोलाकार बनेगा। ठीक है, एक प्रिज्म है, प्रिज्म में आने वाला तरंगागर समतल है, तो अपवर्तन के पश्चात वो कैसा होगा, समतल ही होगा। प्रिज्म क्या करता है, ऐसे बेंड कर देता है लाइट को, तो अभी भी समतल। तो समझ गए, बस तो यही बताना चाह रहा। अब ये आसान हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आसान इसलिए आप केवल उसके डायग्राम ज्योमेट्री पे ध्यान दे रहे हैं, तो ज्योमेट्री के हिसाब से तो यही कहा कि ये आसान होता है, वरना वैसे समय के हिसाब से सोच सोच के बनाते कि अब बताओ कौन 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 समान कलाम है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता। तो ये है समतल का समतल, अपवर्तन में भी समतल का समतल, प्रिज्म में भी समतल का समतल, लेंस चाहे कोई सा भी हो, इन दोनों में समतल का गोलाकार हो जाएगा, और दर्पण भी चाहे अवतल हो चाहे अवतल हो, समतल का गोलाकार। समझ सकते हैं, बस तो इतना ही समझना है। हाँ, थोड़ा सा और बताऊंगा, ये भी कुछ नहीं, आपको पता है अपवर्तन क्या परावर्तन का क्या नियम होता है,
एक तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं और साथ के साथ आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलो बात करता हूँ किसकी, अपवर्तन की। अपवर्तन में क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं और एक स्नेल का नियम आता है म्यू1 sin i बराबर म्यू2 sin r। ये पता है, बस अपन को इसकी व्याख्या अपन करनी है किससे, तरंग सिद्धांत से। तो अब व्याख्या की जब बात आती है, आप वैसे भी सोच सकते हो कि सब्जेक्टिव में तो आपसे कोई पूछने वाला है नहीं, लेकिन आपको 12th में पढ़ाया नहीं और अब सब्जेक्टिव पूछने वाला नहीं है, तो तुम तो अनभिज्ञ रह जाओगे, इसलिए तुम्हें विज्ञ बना देता हूँ मैं। तो बता देता हूँ कैसे से होता है, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई दुख नहीं है। देखा है, परावर्तित किरण मतलब आपतित ऐसे थी और परावर्तित। चलो पहले तरंगागर की यदि बात करें, पहले तरंगागर कुछ ऐसे था और ये क्या है, इसका अभिलंब। ये कौन है, ये भी का, और आपतन कौन। तो ये देखो जरा, अच्छा तुम्हें प्रूव करना है ऐसे क्या, ठीक है तो करवा देते हैं। चलो तो ये आई है, ये कौन कितना होगा पूरा, सॉरी ये, अच्छा नहीं ये बता दो, ये वाला आर तो वैसे कौन सा होगा, पूरा कौन आर होता, प्रकाश किरण ये जा रही है। मैं ऐसे कहूँ ये आई है, ये कौन बताओ जरा, ये क्या है, रेड वाला क्या है, तरंगागर, और तरंगागर सदैव तरंग के लंबवत होता है। तो ये आई है, तो ये 90 माइनस आई, तो यहाँ पे क्षैतिज के साथ कितना कौन बनाएगा, आई बनाएगा पक्का। तो ये मैंने एक ब्लू वाला बना दिया, ये त्रिभुज हो गया। फिर मैं बात कर रहा हूँ किसी दूसरे की, ग्रीन वाला ले लेता हूँ। तो अब इसके अंदर देखिएगा, ये मैंने विलंब बनाया इसका। यदि तरंगागर की बात करूँ तो इसका तरंगागर कुछ ऐसा होगा, दिख रहा है क्या तुम्हें कलर, दिख रहा है, ठीक है। तो ये इसका विलंब ऐसा होगा। फिर बात करें किस किस की, यदि ये कोण कितना, प्रकाश किरण गई है यहाँ पे, ये कोण कितना है, आर पे गई है, तो ये बताओ, तो ये वाला आर हो जाएगा। एक और त्रिभुज बना रहा हूं मैं, ग्रीन वाला। अब मुझे नहीं पता है ग्रीन वाला दिख रहा है कि नहीं, तो मैं इसको रेड बना देता हूँ। चलो ये दोनों त्रिभुज दोस्तों अपने बातचीत करके अभी बनाए। अब आप देखिएगा, एक तो ब्लू वाले के बारे में सोचो, ब्लू वाले में ये कौन क्या होगा, और इसमें इधर ये वाला कौन 90 डिग्री का। ये दोनों भुजा दोनों ही त्रिभुज हो, चाहे रेड वाला हो चाहे ब्लू वाला, दोनों के लिए समान है। तो सोचो ये कौन समान है, ये भुजा भी समान है, साथ के साथ 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 ये प्रकाश किरण की यदि बात करें अपन, तो ये प्रकाश किरण, अच्छा मैंने ये वैसे त्रिभुज है ना, तुमने ध्यान तो दिया नहीं, मैंने बना दिया, तुमने ही मान लिया, क्योंकि मुझे क्या करना था, इसके ऊपर लंब खींचना था, मैंने यहां तक ले गया इसको। किसके ऊपर लंब खींचना था, प्रकाश किरण पे। सर कुछ नहीं पता मुझे भी लग गया अब तो। हंस का डायग्राम वापस से बनाऊंगा, आधा पर्दा तो बना दो। तो ये वापस कह रहा हूं, ये प्रकाश किरण आपतित थी, आपतित थी, आपतित थी, इनके ऊपर खींचा गया अभिलंब था, सॉरी उसके ऊपर लंबवत खींचा गया तरंगागर था। तो ये कौन सा वाला तरंगागर हुआ, प्राथमिक। प्राथमिक का मतलब आपतित वाले के ऊपर खींचा गया तरंगागर हो गया। फिर प्रकाश किरण ये गई, ये गई और ये गई, ये वाली कौन सी है, परावर्तन के पश्चात, इसके ऊपर भी मैंने खिंचाई, लंब खींचा, लंब खींचा तो क्या कहलाएगा, तरंगागर कहलाएगा। तो ये क्या है, अपवर्तन परावर्तन के पश्चात तरंगागर, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि इसके इस वाले की,
तो ये तरंगागर था ब्लू वाला, तो ये इसके क्या रहेगा, लंबवत नंबर 1। ये कोई दिक्कत नहीं है, तो आधार होना था। फिर मैं रेड वाले की बात करता हूँ, ये तरंगागर है तो किरण की क्या रहेगा, लंबवत रहेगा। अब अपने सोचो कि ये यहां से यहाँ टी वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों सीटी और सीटी, ये दोनों की भुजा बराबर। तो अपने पास दो तो भुजा समान है और दो कोण समान है, तो दोनों एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं, तो बचे हुए कोण भी समान होंगे। बचे हुए कोण इसका तो आई है और इसका तो आई और आर भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये ज्यामिति मतलब इसी हिसाब से समझा सकते हैं, बाकी का आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। अब ये पहली बार ऐसे बनाते हैं तो मैं ही बनाता हूँ, तुम्हारा तो कुछ दिमाग चल नहीं रहा होता है। अब दूसरी बार मैं सेम ही डायग्राम बनाऊंगा तो शायद चलेगा। तो देखिए चल जाए, तो ये प्रकाश किरण आई, ये भी आई और ये भी। इसके मैंने क्या खींचा है कि ये क्या बन गया, इसके तरंगाग्र हो गया। ये कौन है, 90 डिग्री। ये कौन है, आई हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर आगे अपवर्तन के पश्चात देखते हैं। अपवर्तन के पश्चात, सॉरी परावर्तन के पश्चात, तो ये प्रकाश किरण गई, ये भी गई, हाँ जाएंगे तो सारी। इसके ऊपर क्या खींचो आपने, तरंगागर। तो ये मैंने खींच दिया एक तरंगागर इसके नंबर। ये कौन है, ये वाला कौन है, आर हो जाए। अब शायद कोई बात बनेगी, तो एक तो मैंने बना दिया ये ट्रायंगल, दिख रहा है, और एक मैं बना दिया ये वाला। अब थोड़ा जूम कर दिया। जूम करने के बाद में इसका ये कौन है और इसका ये कौन भी 90, ये भुजा दोनों के लिए समान है। अब देखो ये प्रकाश आई थी और आके यहाँ टकराई, तो ये यहाँ से यहाँ पहुंचने में यदि मान लो टी टाइम लेता है, क्योंकि ये सब की सब समान कला में थी ना। अभी इसका समय 0 0 और 0, तो थोड़ी देर टाइम ले लिया टी, और इसने भी टी और इसने भी। तो अब सोचो कि ये यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लिया, टी, तो कितनी दूरी चल ली, सीटी। ये यहाँ पहुंचने में टाइम ले लिया टी, तो इसने दूरी चली सीटी। तो आपकी 90 90, इसकी ये दूरी और इस भुजा ये दोनों समान। तो अपने दो भुजा और दो कोण समान है, तो इस वजह से मतलब दो भुजा और एक कोण समान है, तो बचे हुए कोण भी बराबर, तो आई और आर। तो ऐसे धीरे धीरे बस वो डायग्राम आपको पहली बार बना रहे हैं, पल्ले नहीं पड़ा, तीसरी बार बनाएंगे तो और हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा। अब आपको बनाना, कोई बात नहीं, नहीं बनाओगे तो मुझे तो कोई पीड़ा नहीं है, क्योंकि आई बराबर आर तुम्हें पता है। बस ये छोड़ के आप इस हेडिंग को मत छोड़ना। फिर मैं अपवर्तन की भी व्याख्या करें तो अपवर्तन वाले में थोड़ा एक तरफ नहीं डायग्राम बनेंगे, तो कंफ्यूजन थोड़ा कम होगा, क्योंकि डायग्राम ऊपर नीचे बनेंगे। ये प्रकाश पुंज आया, यह आया और यह होगा क्या, अपवर्तन होगा। चलो अविलंब बनाए, सॉरी वो तरंगागर बनाए, ये बना दिया तरंगागर। सोचो जरा ये कौन है, तो ये बचा हुआ आई हो जाएगा। इधर भी तरंगागर बनाते हैं। ये यहाँ से विलंब के साथ बना कौन, तो ये बन गया आर हो जाएगा। अब आपकी दिक्कत ये आ रही है, ये पहला माध्यम U1 है और ये माध्यम, तो इसमें चाल आपकी V1 होगी, दूसरे में V2 होगी। तो यहाँ से टी टाइम लिया, तो इसने चाल चल दी कि दूरी चली V1 इंटू टी, और इसमें इसने चल दी V2 इंटू टी हो जाएगा। इतना ठीक है। ये ए से बी दोनों के लिए समान है। अब कर दोगे, जरा साइन आई लिखो जरा इस ऊपर वाले में, त्रिभुज में साइन आई लिखो।
साइन आई लंब बटा करंट, तो लंब और करंट बिल्कुल। साइन आर लिखो जगह नीचे वाले ट्रायंगल में लंब कर्ण साइन आई बटा क्या होगा V1 बाई V2, बिल्कुल सही। अब थोड़ा सा V1 की बात करें तो चाल बटा अपवर्तनांक और V2 की बात करें चाल बटा अपवर्तनांक, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखोगे तो μ2 बाई μ1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो μ1 और μ2, यही नियम था किसका, स्नेल्स का नियम। क्लियर है? तो देखो आसान था। तो ये वाले में थोड़ा बहुत पहुंच नहीं हो, क्योंकि ऊपर डायग्राम बन गया नीचे बन गया, तो ओवरलैप नहीं हो रही उसमें, वो तरंगे सबकी सब एक दूसरे में घुस जाती थी, पता नहीं चला। अब आपको एक और चीज पूछी जाती है जहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, वो ये होती है कि बेलनाकार पुंज आता है। क्या आता है? बेलनाकार पुंज, और इसकी त्रिज्या पहले R0 है और बाद में त्रिज्या हो जाती है इसकी R। आपसे ये क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा अच्छे खासा नोडल वाले पेपर आते लास्ट में टेस्ट सीरीज के, तब पूछा जाता है। कहता है कि ये पहले त्रिज्या R0 थी, अब त्रिज्या कितनी हो गई? तो ये मैं निकाल सकता हूँ cos I, देखो जरा cos I इस त्रिभुज के अंदर आधार बटा और नीचे वाले में cos R, देखो देखिए अब तो समझ गए होंगे क्या, R बटा R0 cos R बटा, तो R बराबर cos R बटा cos I। तो I और R पता हो तो आप क्या बता दोगे? अपवर्तन के पश्चात बिंब की, मतलब बिंब क्या, वो पुंज की त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा हो सकता है, काफी अच्छा हो सकता है। तो हाइजन सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या की I बराबर R है, हाइजन सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या की μ1 sin I बराबर μ2 sin R है। अपवर्तित पुंज की त्रिज्या, अपवर्तित पुंज की त्रिज्या क्या, R बराबर R0 cos R बाई cos I। उम्मीद है पल्ले पड़ जाए। और अब आगे वही चीजें आएंगी जो आपने पढ़ी है, तो अब आगे क्लासों में काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि व्यतिकरण आप जानते हैं ना। तो नोट्स में आपको भेज दूंगा यहाँ तक के व्यतिकरण तक के, देख के आ जाना।